Very good day, student. Today we discuss about physical property and chemical properties of alcohol, which is part of alcohol, phenol and ether. स्टार्टिंग में ही एक चीज़ आपको दिखा दी गई होगी कि थ्री ग्रीन कलर के डॉट्स हैं जिनका मतलब आपको पहले से ही पता होगा। ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है इसका मेन थीम और किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है, चलिए स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट तो है कि कॉम्बिनेशन, एक ग्लास में वाटर लिया गया है और इसमें अगर आपसे कोई कहे कि H2O किस स्टेट में है तो आप तुरंत कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में है। क्यों है? तो उसमें है मेन रीज़न हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही अल्कोहल किस स्टेट में है तो ये भी है लिक्विड के स्टेट में, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो H2O के कंपेयर में स्लाइटली लोअर है। दैट मीन यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लोअर हो गया, और वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब HOH के कंपेयर में ROH में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पहले के कंपेयर में थोड़ा सा वीक होता है। अगर वीक है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर हो जाएंगे। चलिए आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, और फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो दी गई है वो है बॉइलिंग पॉइंट। अदर कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्सीमेटली सेम हो अल्कोहल्स के, उनके कंपेयर में तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लार्जर होता है। बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है? अब हायर बॉइलिंग पॉइंट का मेन वही रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके थ्रू इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? और सेकेंड है कि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा। ये बिल्कुल ग्रेविटी की तरह वर्क करता है कि अगर मास ज़्यादा हुआ तो ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। सेम है, यही कंडीशन है मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। ये कुछ भी हैं कि आप बॉइलिंग पॉइंट देखिए, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो किस पर डिपेंड है? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज किया। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें, मेथिल, मेथनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सॉल्युबल है। किसके साथ? वाटर के साथ। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं यानी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इनकी जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज करती जा रही है। पोलैरिटी डिक्रीज करेगी, नॉन पोलर कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एल्किल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा, तो उस कंडीशन में इसकी सॉल्युबिलिटी भी कंटिन्यूसली वाटर में डिक्रीज करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सेम मॉलिक्यूलर मास के कंडीशन में। देखिए मॉलिक्यूलर मास है एथेनॉल का 46, मेथॉक्सी मेथेन दैट मीन ईथर का है 46 एंड प्रोपेन का है 44। अप्रॉक्सीमेटली तीनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में देखिए डिफरेंस 351, 248 एंड 231। अब यहाँ पर मेन रीज़न कौन सा है? सेम वही है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है आपका हाइड्रोजन। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करेगा मोर इन कंपेयर टू कार्बन। अब अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बना तो अट्रैक्शन फोर्स दूसरे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ इंक्रीज कर जाएगा, यानी पोलैरिटी एक यहाँ पर फॉर्म कर जाती है जिसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। जैसे हम इसमें आते हैं तो पहले के कंपेयर में तो ये डिक्रीज करेगा। रीज़न सिंपल सा है, अब इसमें उतनी पोलैरिटी नहीं है, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन नहीं है। अब इसमें है कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ये होगा वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर भी होगा वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कहीं से भी पोलैरिटी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। एक तरीके से ये नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर नॉन पोलर है तो अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होगा, मिनिमम है, इसीलिए 231 इसका बॉइलिंग पॉइंट भी है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं ब्रांचेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको एल्केन में देखिए पेंटेन 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, मतलब नियोपेंटेन है, और आप बॉइलिंग पॉइंट देखिए 36 और इसका है 9। सेम यही कंडीशन है पेंटेनॉल में भी होता है। पेंटेनॉल है 5 कार्बन। अब जैसे ही एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, चेन पहले के कंपेयर में थोड़ी सी लेंथी हो गई, जबकि अगर कहीं सेंटर में आया तो चेन की लेंथ जो है सेम है, और ये थोड़ा सा स्पेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स भी इसी के बेस पर होगा। मॉलिक्यूलर मास तो दोनों में सेम है, लेकिन सरफेस एरिया इसने ज़्यादा कवर कर लिया, अट्रैक्शन फोर्स अब इंक्रीज कर जाएगा, या उसके लिए प्लेसेस ज़्यादा बन गए हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। मतलब आपको कोई ब्रांच फॉर्म में दिखे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आप स्लाइटली लोअर शो करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में
कहीं भी आपको दिखे, जैसे लास्ट आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा भी पढ़ा, नाइट्रोजन हाइड्राइड, दैट मीन अमोनिया H2O में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है, उसका रीज़न था हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, आपके पास है कौन सा सब्सटेंस, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर ये सब हैं तो इसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी, H2O के मालिक्यूल्स इसके साथ ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ दैट मीन सॉल्युबिलिटी होगी, यानी वो सब्सटेंस सॉल्युबल है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर चेन में इंक्रीज करेगा, एल्किल कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, दैट मीन पोलैरिटी डिक्रीज करती जाएगी और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। 100% डिजॉल्व होगा अगर आपने एल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व किया, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें एक माइंड में सेट करके रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, मालिकुलर मास एंड ब्रांच, 3 मेन पोर्शंस थे। अब इसमें आते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो आपके पास हैं क्या, ये है OH एंड जो आपके बॉन्ड की बात करें न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए रहेगा, और एक सेकेंड भी बॉन्ड होता है CO बॉन्ड, मतलब एल्कोहल के जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के चांसेस कहाँ से, एक या तो OH के साथ ब्रेक कर जाए और एक है CNO के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए किसी भी तरीके से। तो अब देखते हैं ये किस तरह से बिहेव करता है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही बिहेव करता है। अब न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने का रीज़न, इसके पास ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह किसी पर अटैक कर सकता है, सो न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड कंडीशन, प्रोटोनेटेड एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब हो गया कि अगर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, दैट मीन वो बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, और बॉन्ड को ब्रेक करेगा या अपनी और अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, और अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई दैट मीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव आकर के इस पर अटैक कर सकता है, दैट मीन ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्लियर है, ये दोनों टर्म्स थे। अब आते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, दैट मीन हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होने वाला है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्लेस हो रहा होता है तो उसके लिए आपको दिखाना होगा फर्स्ट कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब एसिडिटी ऑफ एल्कोहल दैट मीन एसिड किसे हम कहेंगे, जो H+ ईजिली रिमूव कर सके या H+ रिलीज करने की टेंडेंसी शो करे। तो एल्कोहल के पास एक एक्स्ट्रा H है, और ये H अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स मेरे पास हों, दैट मीन सोडियम हो या एल्युमिनियम पाउडर हो, तो इनके साथ वो रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम एल्कोक्साइड, और जैसे यहाँ पर टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल नहीं है तो एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप देखें, आप यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और हाइड्रोजन तभी रिप्लेस होगा जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, कोई मेटल उसे रिप्लेस कर दे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है बेस, एसिड, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके जो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है उतनी ही वीकर होती जाती है। अब कोई कहे कि RO नेगेटिव चार्ज, दैट मीन एल्कोक्साइड जो होगा, एल्कोक्साइड वो OH दैट मीन हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है दैट मीन वो H2O के कंपेयर में एल्कोहल जो है वो स्लाइटली लेस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो चलिए एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसके ब्रांचेस के बेस पर कर लेते हैं या नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर कर लें। नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टर जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब H+ रिलीज करने की या फर्निश करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, और फर्निश करने की टेंडेंसी डिक्रीज की दैट मीन एसिडिटी उसकी डिक्रीज करेगी। दैट मीन प्राइमरी है तो मोर एसिडिक है, सेकेंडरी हुआ तो उसके कंपेयर में स्लाइटली लेस एसिडिक, और अगर वो टर्शियरी हो गया तो अब यहाँ तो OH के बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा हो गए। इसका मतलब लीस्ट एसिडिक जो कोई होगा वो होगा टर्शियरी, क्योंकि टर्शियरी के केस में OH के बाहर जाने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, दिस कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एल्कोक्साइड। अगर मेरे पास एल्कोक्साइड दैट मीन बेस है, आप एसिड H2O के साथ रिएक्शन करो तो ये कंजुगेट एसिड बनाता है ROH। अब इसमें आपका एक कंजुगेट बेस फॉर्म कर गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने क्या किया कि एसिड से दैट मीन H2O का H अपनी ओर अट्रैक्ट करके बना लिया, क्या कंजुगेट एसिड बना लिया, जो कि वीकर एसिड होगा, और ये आपका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो नेक्स्ट आते हैं ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन के 2 तरीके हैं, आप उसमें से कहो कि अल्कोहल और जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों कॉम्बिनेशन करके ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
जस्ट मैंने अपोजिट कर दिया, हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल और फिनॉल एंड OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड। अगर एनहाइड्राइड है तो COR, OCOR जो एसिल ग्रुप है वो रिलीज होता है, रिमूव्ड एंड ईस्टर फॉर्म्ड। क्लियर है? अब ये है एसिडिक मीडियम में हो रहा होता है, आपको यहाँ पर दिखा ROH और इसका H यहाँ से रिप्लेस होगा और इस एसिड का OH यहाँ से रिप्लेस होगा और ये बन जाता है ईस्टर। अब इसे थोड़ा सा सिंपल वे में कर लेते हैं। आपके पास है क्या, R, फिर है O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाता है R डैश, ये आपका कहलाता है ईस्टर। क्लियर? अब एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, यहाँ पर है मेरे पास ROH, तो इसका वाला H और सामने का जो HOC डबल बॉन्ड O R है, तो ये OH और ये H2O का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, और जो बचा है वो है हमारा ईस्टर। क्लियर? सेकेंड वाले में भी देखेंगे आपको ये ईस्टर ही दिखता है यहाँ पर भी। और नेक्स्ट R, जब हमने एसिड हैलाइड ले लिया तो एसिड हैलाइड में आप देखिए Cl यहाँ से रिमूव हो जाता है H के साथ, HCl रिलीज हुआ और आपको मिलता क्या है, RCOR। क्लियर? सब में सेम है, आप एक ही जगह से उसे रिमूव करना है, बस ये माइंड में सेट करना है। इन्होंने OH इस फॉर्मूले में ग्रुप को शो करने के लिए किया है, लेकिन आपको क्या मतलब है, सिर्फ H से H एंड हेयर OH, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होगा, नए प्रोडक्ट्स क्लियर कर जाते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि पायरिडीन यूज़ क्यों करते हैं। अब यहाँ पर जो है HCl जो है उसकी रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करने का काम कर सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, तो आप इससे HCl को क्या करो, पायरिडीन के साथ रिएक्शन करा के इसे न्यूट्रल कर लेते हैं। पायरिडीनियम आपका एक तरीके से बेस है और वो HCl के साथ कॉम्बिनेशन करके पैरिडीनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उसे न्यूट्रल करने का वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, CO बॉन्ड अगर आपका कहीं पर ब्रेक कर रहा है तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो होती है उससे आप HX के साथ रिएक्शन करने वाले हो, ये है ल्यूकस टेस्ट। माइंड में सेट कर लीजिए ल्यूकस टेस्ट। अगर मेरे पास HCl एंड ZnCl2 है तो उस रिएक्शन को कहेंगे ल्यूकस टेस्ट। इसके थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो आपके एल्कोहल्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अगर रूम टेम्परेचर पर हम RCH2OH के साथ रिएक्शन किसकी करा दें, HCl की करा दें, तो ये रिएक्शन नहीं होती है और टर्बिडिटी भी नहीं होगी, क्योंकि RCH2Cl जो बनेगा वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अल्कोहल तो हाईली सॉल्युबल है, लेकिन जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा, दैट मीन वो टर्बिड, बहुत ही धुंधला एक क्या कहें आपका ये फॉर्म करेगा नया कंपाउंड। जैसे हम सेकेंडरी में आते हैं, R यहाँ पर CH हो गया, अब ये OH है, इसके साथ OH रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, H के साथ, और आपके पास ये X यहाँ ऐड होगा, तो टर्बिडिटी जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो टाइम लगेगा 5 to 6 मिनट मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। तो 5 to 6 मिनट में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और वो टर्बिड होना स्टार्ट हो जाएगा जो केमिकल आपका लिया गया है। फिर थर्ड आते हैं टर्शियरी में। अब अगर टर्शियरी की बात करें, जैसे ही हमने HCl और ZnCl2 के साथ इसका रिएक्शन कराया, तुरंत जो टर्बिडिटी उस वाटर जो आपका सॉल्यूशन है उसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न है RC और तुरंत यहाँ बनेगा Cl, और वो Cl बहुत ही ईजिली इसके साथ ऐड हो जाता है और OH यहाँ से रिप्लेस होता है। एक बार अभी मैंने कहा था ना कि अगर टर्शियरी है तो इसके OH के बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। रूम टेम्परेचर है तो ल्यूकस टेस्ट में फर्स्ट वाला जो यानी प्राइमरी है वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, सेकेंडरी वाला थोड़ा सा स्लो मोशन में करता है लेकिन रिएक्शन करता है, लेकिन टर्शियरी एट वंस आपने ऐड किया, टर्बिडिटी आपको दिख गई विद इन 5 to 6 सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये क्या होगा रिएक्शंस में, एक यहाँ पर Cl मिसिंग है तो मैं शो कर लेता हूँ इसे, थोड़ा सा इजी रहे देखने में, ये मिस हो गया था। अब यहाँ देखते हैं मेरे पास है क्या, PClClCl, PCl3 है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर से इसका कोरिलेशन कोई नहीं है। यहाँ हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, ROH, दैट मीन एल्कोहल के साथ, तो प्रोडक्ट तो माइंड में सेट ही हो गया कि क्या बनना है, ये बनेगा 3RCl। सेकेंड जो सब्सटेंस है यहाँ से बाहर निकलने वाला वो क्या है, क्लियर करिए, ये बनेगा H3PO3, आर्थो फास्फोरस
एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड था, ऐसे आर्थोफास्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सर, यहाँ पर PCl5 के साथ अगर हमने रिएक्शन करा दी तो PCl5 को माइंड में सेट करके चलिए कि वो कन्वर्ट होता है PCl3 एंड Cl2। अब अगर ये Cl2 है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा स्लाइटली रिएक्टिव इन नेचर है। तो PCl3 को मैंने इस तरह से कर दिया। अगर हम क्या करें कि अल्कोहल के साथ इसका कॉम्बिनेशन कराएं तो ये पार्ट इस पॉइंट के साथ बाहर जाएगा, ठीक, ये वाला पार्ट इनके साथ बाहर चला गया और जो आपको मिला है वो क्या है, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। ये बनेगा आपका कौन सा, RCl, क्लियर, एल्किल हैलाइड। और ये जो बाहर निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें 1 मोल के साथ कॉम्बिनेशन है, जबकि प्रीवियस वाले में देखा था PCl3 के साथ जो रिएक्शन कराया था हमने ROH के मतलब 3 मोल्स उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको खुद के करना है। 3C2H5OH PCl3, Cl किसके साथ जाना है, माइंड में सेट करके रखिए कि क्या होगा वहाँ पर, और ये OH किसके साथ जाने वाला है वो भी सेट करके रख लीजिए। सेकंड में देखिए आपके पास है C2H5OH, दैट मीन एथेनॉल PCl5। अब ये फर्स्ट वाला Cl किसके साथ जाएगा, माइंड में सेट करिए। फास्फोरस क्लोराइड के साथ कौन जाएगा वो भी क्लियर कर लीजिए। और जो एक Cl आपका बचा है किसके साथ बाहर जाएगा वो क्लियर करके माइंड में सेट कर लीजिए। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अपना खुद से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन। अब नाम से ही क्लियर हो गया कि हाइड्रेट जो होगा वो है ही नहीं। हाइड्रेट मीन्स H2O मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसे क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड या ऐसा कोई भी सब्सटेंस, दैट मीन एल्यूमिना, कि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो वो H2O मॉलिक्यूल्स को बाहर ले जाएगा। और यहाँ पर आपको एक सिंपल सा रिएक्शन फॉर्मेट में दिखाया गया है कि ये आपके पास है, सॉरी ये है H एंड OH, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप कहते हैं कि ये तो बन गया H2। लेकिन ये जो है ऑक्सीजन ऐसे तो जाने से रहा, क्लियर है, कहीं ना कहीं से उसे H+ जो मिलेगा वो बना लेगा H2 और लास्ट में ये बॉन्ड के साथ ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इस बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव होना पड़ता है। ये मैकेनिज्म के थ्रू है, चूँकि मैकेनिज्म देखते हैं कहाँ पर है। तो ये रहा आपका जो प्रोडक्ट बनने की बात की गई थी। अब आपके पास है कि एथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन हीटिंग विद द कंसनट्रेटेड H2SO4 C2H5OH है, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, आपसे माइंड में कर रहे हैं हम कि आपको मैंने दे दिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, तो सबसे पहले OH किसका बाहर निकलेगा, माइंड में कुछ याद आ, सबसे पहले किसका जाएगा, ओके, टर्शियरी का बाहर जाना है। तो मतलब टर्शियरी वाला जो केमिकल रिएक्शन करेगा वो बहुत ही फास्ट करेगा, क्लियर। तो टर्शियरी वाले के जो आपके एल्कोहल होंगे उनका डिहाइड्रेशन बहुत ईजिली होता है, और जबकि प्राइमरी का उससे स्लो मोशन, सेकेंडरी का दोनों के मीडियम बीच में रहेगा। अब आते हैं मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या कहती है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, अभी मैंने कहा था ना OH है तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो H के साथ कॉम्बिनेशन करके एक हाइड्रोनियम आयन जैसा कंपाउंड बना लेगा जिसे हम कहते हैं एथिल ऑक्सोनियम आयन। अब बुक से मैंने इसे कट किया था तो ये एक्चुअल में रॉन्ग एक स्टेप उन्होंने ऐड कर दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, चलेगा। तो इसे सही करने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो बनेगा वो एक्चुअल में किस तरह से बनेगा, इसका जो H2O मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, मतलब H2O को यहाँ से रिमूव करेगा, और अगर इसने ऐसा किया तो कार्बन पर आ जाएगा कैटायन। इस स्टेप को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये स्टेप यहाँ पर रहेगा, ओके। फिर नेक्स्ट में आते हैं, आपके पास है क्या CH3, फिर है CH पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैटायन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। अब स्टेबलाइज होने के लिए इस हाइड्रोजन को, और हमेशा याद रखिए कि किसी छोटे को बाहर निकालना सबसे अच्छा पड़ता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में रिमूव होता है, जो कि स्टार्टिंग में आपको दिखा था, जो ऐड हुआ था वो बाहर भी निकलेगा क्योंकि यहाँ पर H2O एज ए कैटलिस्ट यूज़ का, सॉरी एसिड जो है एज ए कैटलिस्ट यूज़ है। तो ये बन गया आपका एल्कीन। ऐसे ही अदर किसी अल्कोहल के साथ आप डिहाइड्रेशन शो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
अगर हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हो जाए तो भी उसका ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, HO के साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? ये बॉन्ड यहाँ एक्चुअल में तो सोचिए यहाँ पर ये जब भी जाना है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज वाला, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस आएगा हाइड्रोजन को यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। क्लियर कर लें एक बार, चलिए देखते हैं। अब हुआ क्या कि ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ से जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, इस पर आ गया, बॉन्ड बन गया 4 फिर से। अब जैसे ही 4 बॉन्ड बनेगा इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव होना पड़ेगा। अभी क्या कहा गया था, हमेशा किसी कमज़ोर दैट मीन हाइड्रोजन या किसी छोटे एटम को ही यहाँ से रिमूव होना पड़ता है, नॉर्मल कंडीशन में भी और यहाँ पर भी। तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाएगी, डीहाइड्रोजनेशन। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होगा, रिमूव होगा, वो कहलाता है डीहाइड्रोजनेशन। क्लियर है? प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इन एल्डिहाइड विच टर्न इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये आगे देखते हैं क्या है। आपके पास है RCH2OH, ऑक्सीडेशन हमने कर दिया एल्डिहाइड RCHO के फॉर्म में और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले लिया। अब ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है ये इसमें से भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करने का वर्क करता है। मतलब जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला था, अगर मेरे पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो तो उस कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक जाएगा, RCHO में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। द बेटर reagent for oxidizing primary alcohol and aldehyde in good yield, pyridinium क्रोमिल क्लोराइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, व्हाट इज PCC, पेरिडीनियम क्रोमिल क्लोरोक्रोमेट है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये है आपका PCC, इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये सोचिए ये डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट इसने नहीं शो किया और ये सीधे सीधे CH2OH के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर फिर से देखिए डिहाइड्रेशन वाला बात है, H रिमूव हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके पहले जो कहा गया था। नेक्स्ट आते हैं हार्ट कापर। अब चूंकि रेड मैंने ऑलरेडी बनाया है तो इसे कहेंगे रेड हार्ट कापर। जब आप इसे इसके साथ केमिकल रिएक्शन कराते हो यानी एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं 573 केल्विन पर, तो हमारे पास क्या है, RCH2OH है जो RCHO में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन एल्डिहाइड बना। अगर हमने RCHOH लिया तो ये जो है हाइड्रोजन यहाँ से फिर से रिमूव हुआ और ये बन जाएगा कीटोन। ये दोनों रिएक्शन तो कहलाती हैं डीहाइड्रोजनेशन। लेकिन कहीं अगर आपने कापर का 573 पर टर्शियरी आपका अल्कोहल है उसे हीट किया तो ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा और ये डीहाइड्रोजनेशन है। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों रिएक्शंस आपके डीहाइड्रेशन, दैट मीन्स सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होता है, जबकि इस रिएक्शन में H2O रिमूव हो जाता है, होता तो ऑक्सीडेशन ही, सॉरी ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन ही रिमूव हो गया तो फिर करना क्या। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो याद रखेंगे, ये डीहाइड्रोजनेशन है, OH ही रिमूव हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट आते हैं जो आपका एक तरीके से कोर्स कंप्लीट हो गया एल्कोहल से कोरिलेटेड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल इन द बॉडी प्रोसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल्डिहाइड फॉलोड बाय एसिड। कुछ इस तरह से है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स कुछ लोग लेते हैं, उसमें कुछ स्पिरिट है मान लीजिए, उसमें 5% मेथनॉल भी ऐड कर देते हैं ताकि वो स्लाइटली पॉइजनस हो जाए, उसका यूज़ जो ड्रिंकिंग है उसमें ना कर सकें लोग। लेकिन कुछ लोग उससे भी यूज़ कर लेते हैं जिसके थ्रू उन्हें ब्लाइंडलेस डेथ भी हो सकती है। अब अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो किडनी में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि मेथनॉल जो है वो ईजिली मेथेनल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन अल्कोहल से एथेनॉल में कन्वर्ट होता है और वो किडनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है या अदर बॉडी ऑर्गन्स के लिए। तो एक न्यूज़ है बहुत जल्दी की, अगस्त 1 2020 की 2020 86 और उससे भी ज़्यादा लोग एक्चुअल में पंजाब में डेथ हुई थी उनकी, और उसका रीज़न था कि यहाँ पर इलीगली बनाया गया था अल्कोहल को, जिसमें स्मॉल अमाउंट में क्या था, मेथनॉल था। तो ये डेथ भी कर सकता है। कुछ दिन पहले यूपी में भी ऐसा हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 150 जो पर्सन्स हैं उनकी डेथ हो गई थी पॉइजनस। तो अल्कोहल ऐसा पीना ही क्यों।
अब वो चाहे कुछ लोग कहते हैं हमने तो बियर लिया, दैट मीन 5% है। इसके बाद शैम्पेन है तो 11% है, वाइन है, सेक है तो 15-16% है, शोशु है तो 25 to 30% एल्कोहल है, और विस्की है तो 40% एल्कोहल है। तो इन सब की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको पता हो कि चीयर्स, जब तक चीयर्स है, हैप्पीनेस है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बचा के रखना है कि वो चिता न बन जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।